अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविलियंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीटेक एज वेल एज एमटेक के लिए। और आज से ही हम हर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक करके सबकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन, या फिर आप कह सकते हैं एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ACD के नाम से होता है, और ये बीटेक में आई थिंक फाइनल ईयर में होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन के बारे में। उसके बाद हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे एक एक करके यूनिट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वाटर टैंक, दूसरा हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक, तीसरा हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ डीप बीम, चौथा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लॉसेस एंड डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ये चारों यूनिट्स हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वाटर टैंक। आइए तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। एक एक करके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर, सारे टॉपिक्स हैं, मेरे हिसाब से ये सारे यूनिट्स हैं, एक एक करके हम कवर करेंगे। तो सबसे हम पहला यूनिट कवर करते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू वाटर टैंक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वाटर टैंक। तो क्या होता है वाटर टैंक, हम हेडिंग डाल लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू वाटर टैंक। तो वाटर टैंक के लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि वाटर टैंक होता क्या है। तो वाटर टैंक होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट टैंक होती है, इज़ वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर विच इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। जो हम पानी स्टोर करते हैं उसमें उस जिस चीज़ में हम स्टोर करते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं टैंक। तो एक वाटर टैंक क्या हो गया, तो वाटर टैंक एक रेनफोर्स कंक्रीट टैंक है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है, जो कि हम यूज़ करते हैं स्टोर वाटर। स्विमिंग बाथ के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, रेनफोर्स कंक्रीट टैंक reinforced concrete tank is a structure which is used for the storage of water. ये किस काम में आता है वाटर टैंक, टू स्टोर वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर के काम में आता है। अब वाटर टैंक देखिए, हम थ्योरी में इतना ज़्यादा वो नहीं जाएंगे, हम डीपली थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे लड़कों को बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आज से वो कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। हम न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सबसे पहले वो लिख दी, इसकी डेफिनेशन लिख ली है। अ रेनफोर्स कंक्रीट टैंक इज अ स्ट्रक्चर विच इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। अब फ्रेंड्स, हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। वाटर टैंक को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वाटर टैंक को अगर हम क्लासिफाई अगर हमें करना हो तो क्लासिफिकेशन किस टाइप के हो सकता है, तो कितने तरीके का वाटर टैंक हो सकता है। देखिए, बहुत आसान सी बात है, वाटर टैंक या तो ग्राउंड के ऊपर होगा या ग्राउंड के नीचे होगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पर है। तो सबसे पहले क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ टैंक, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैंक करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैंक क्या हो जाएगा सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैंक हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैंक हम कह सकते हैं कि टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, टैंक या तो रेस्ट कर रहा होगा ग्राउंड पर, मतलब या तो टैंक जो है ग्राउंड के ऊपर होगा। जैसे टैंक, सबसे पहले लिख लेते हैं टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड
या तो टैंक ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, या फिर आप कह सकते हो कि टैंक अंडर द ग्राउंड होगा। सिंपल, टैंक अंडर द ग्राउंड। या तो टैंक रेस्ट कर रहा होगा ग्राउंड पर, या फिर टैंक अंडर द ग्राउंड होगा। ये दो ही केसेस होंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ द लोकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वाटर टैंक को। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हम कर लेते हैं अबव द ग्राउंड और हम लेते हैं बिलो द ग्राउंड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर वाटर टैंक है अबव द ग्राउंड, अगर हम लेते हैं कि वाटर टैंक अबव द ग्राउंड, अगर हम लेते हैं वाटर टैंक अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, वाटर टैंक अबव द ग्राउंड। तो वाटर टैंक अबव द ग्राउंड को हम ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और इसके ऊपर ये वाटर टैंक रखा हुआ है, ये मैंने बना हुआ है। तो ये वाटर टैंक दोस्तों दो तरीके का हो सकता है, या तो ये रेक्टेंगुलर हो सकता है या ये सर्कुलर हो सकता है। वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वाटर टैंक अगर ज़मीन से ऊपर बना हुआ है, मतलब कि सरफेस, ग्राउंड सरफेस के ऊपर बना हुआ है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर बना हुआ है वाटर टैंक, तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये रेक्टेंगुलर होगा या फिर ये सर्कुलर होगा। अगर वाटर टैंक बिलो द ग्राउंड हुआ, अगर वाटर टैंक बिलो द ग्राउंड हुआ, बिलो द ग्राउंड, अगर वाटर टैंक दोस्तों बिलो द ग्राउंड होता है तो ये हो सकता है कि ये हो जाए आराम से। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड सरफेस हो जाए, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो जाए और आपका वाटर टैंक कुछ इस तरीके से नीचे बनाओ। तो फ्रेंड्स ये भी दो तरीके का हो सकता है, ये भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसे टू टाइप्स में, ये भी रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर हो सकता है। दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा एक होता है केस, ये आपका एक पहला केस हो जाएगा, ये आपका दूसरा केस हो जाएगा, और तीसरे केस में क्या होता है, एलिवेटेड वाटर टैंक होता है। एलिवेटेड वाटर टैंक का मतलब क्या होता है, एलिवेटेड वाटर टैंक जो कि फॉर एग्जांपल आप समझ लिए, एलिवेटेड वाटर टैंक एक ऐसा वाटर टैंक होता है जो अबव द ग्राउंड होता है मगर पिलर्स पर होता है, मतलब कॉलम्स बने होते हैं उसमें, तो उसे हम कहते हैं एलिवेटेड वाटर टैंक, या फिर किसी एंगल पे वाटर टैंक, तो उसे हम कहते हैं एलिवेटेड वाटर टैंक। फॉर एग्जांपल एलिवेटेड वाटर टैंक, एलिवेटेड वाटर टैंक फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है और आपका यहाँ पर कॉलम्स, आप समझ लीजिए आपके कॉलम्स हैं, और यहाँ पर आपका वाटर टैंक है, यहाँ पर आपका वाटर टैंक है, ये इस तरीके से, ये आपका एलिवेटेड वाटर टैंक। तो दोस्तों अभी तक हमने कुछ भी नहीं, अभी तक हमने बस ये पढ़ा है कि वाटर टैंक क्या होता है। वाटर टैंक एक रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट टैंक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज़ करा जाता है स्टोरेज ऑफ वाटर में। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैंक में या तो टैंक ज़मीन के ऊपर होगा या फिर टैंक ज़मीन के नीचे होगा। अगर ज़मीन के ऊपर होता है तो वो दो तरीके का हो सकता है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर। अगर ज़मीन के नीचे होता है तो वो दो तरीके का हो सकता है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, और या फिर वो एलिवेटेड हो सकता है। और अगर एलिवेटेड भी होगा, एलिवेशन में भी दो तरीके का हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सब में, अगर हमने पढ़ा हो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, सर्कुलर वाटर टैंक, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में अबव द ग्राउंड, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये कंटेंट है और अभी तक इतना हुआ है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किसके बारे में, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। अब देखिए सर, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक क्या मतलब, क्या समझते हैं? रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का मतलब यही होता है कि वाटर टैंक जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में आपको होता है रेक्टेंगल। अब बहुत आसान तरीके से समझते हैं हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को। देखिए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की बात आ रही है तो वाटर टैंक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी से इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये एक वॉल है, ये एक वॉल है। तो ये जो वॉल है ये कहलाएगी लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल। और ये वॉल जो है ये कहलाएगी शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल। और ये क्या है, प्लान है। हम ऊपर से देख रहे हैं, उसे ऊपर से देख रहे हैं, ये प्लान है, वाटर टैंक का प्लान है। तो ये आपका लॉन्ग वॉल, ये आपका शॉर्ट वॉल, ये हमारा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये इसके अंदर देखिए 2 पॉइंट्स में कट होता है, ये अलग अलग लेंथ्स पर। फॉर एग्जांपल ये आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, इसकी हाइट आप मान लीजिए h, ये इसकी हाइट है। ठीक है, एक हाइट स्मॉल h हम यहाँ पर कट आउट कर लेते हैं, स्मॉल h। मैं इसे आगे बताऊंगा कि हम इसे क्यों कट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड सरफेस है, ये अबव द ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो है यहाँ पर हम एक लेंथ कट आउट कर लेंगे जिसे हम कहेंगे स्मॉल h। मैं आपको बताऊंगा आगे, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, मैं आपको बताऊंगा स्मॉल h हमने क्यों लिया है, कैसे लिया है। ये स्मॉल h है। तो फ्रेंड्स इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस का स्मॉल h हो जाएगी। इतना क्लियर है? और ये स्मॉल h जो होता है वो 1/4 टाइम होता है कैपिटल H के, या फिर आप कह सकते हैं कि स्मॉल h इज इक्वल्स टू कैपिटल H/4, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी कंडीशंस। अब इनके क्या क्या कंडीशंस होती हैं, अब इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं जिनके बेसिस पे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिज़ाइन करा जाता है। अब हम फ्रेंड्स डिज़ाइन करेंगे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को। हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ। अब हम इसकी कंडीशंस देखेंगे, कब हम कैसे क्या करेंगे इसकी कंडीशंस। कंडीशंस कुछ इस तरीके से होती है। जो ये लॉन्ग वॉल है ना फ्रेंड्स, ये लॉन्ग वॉल को L, कैपिटल L से हम शो करते हैं, और शॉर्ट वॉल को हम कैपिटल B से शो करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक। अब इसके आगे कंडीशंस ये कहती हैं कि अगर L/B, अगर L/B लेस देन 2 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर L/B लेस देन 2 है तो पोर्शन जो होगा ये H माइनस H जो होगा ये कंटिन्यूस फ्रेम में डिज़ाइन होगा। ये वाला पोर्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फ्रेम में डिज़ाइन होगा, कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन होगा। और ये स्मॉल h पोर्शन जो होगा वो कैंटिलीवर डिज़ाइन होगा। अगर समझिए बात को, अगर L/B अगर लेस देन 2 है तो H माइनस H पोर्शन जो होगा वो कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन होगा। मैं बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा कंटिन्यूस फ्रेम की तरह कैसे डिज़ाइन होगा, वो कैंटिलीवर की तरह कैसे डिज़ाइन होगा। बहुत आसान है, आप आराम से वीडियो देखते रहिए। स्मॉल h पूरी वीडियो देखिएगा, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैपिटल H माइनस स्मॉल h पोर्शन जो होगा वो कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन होगा। और स्मॉल h पोर्शन इसी में अगर L/B लेस देन 2 है तो स्मॉल h पोर्शन हमारा, ये पोर्शन लिख देता हूँ, पोर्शन ये हमारा कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा, कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है तो इसका आप पोर्शन स्मॉल h, मैंने आपको भी बताया था कि स्मॉल h पोर्शन होता है और एक पोर्शन होता है H, कैपिटल H माइनस H, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैपिटल H होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, कंटिन्यूस फ्रेम की तरह होगा, कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन होगा। और ये वाला जो पार्ट है ये कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा, कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा, कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा। अब ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर L अपॉन बी अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 2 हो गया, समझिए, अगर L अपॉन बी अगर लेस देन 2 हो गया तो ये कंडीशंस हैं, और L अपॉन बी लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया तो क्या कंडीशंस होंगी? वो कंडीशन होंगी लॉन्ग वॉल जो होगा, लॉन्ग वॉल डिज़ाइन एज कैंटिलीवर, लॉन्ग वॉल जो है कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगी। दूसरी बात, स्मॉल एच पोर्शन डिज़ाइन एज कैंटिलीवर, लॉन्ग वॉल कैंटिलीवर डिज़ाइन होगी, और इसमें भी स्मॉल एच पोर्शन कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन हुआ था, और इसमें भी स्मॉल एच पोर्शन कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा। और तीसरा पॉइंट है कि जो H माइनस एच पोर्शन होगा, एस कैपिटल H माइनस स्मॉल एच पोर्शन जो होगा वो डिज़ाइन कैसे होगा? ऑफ शॉर्ट वॉल। ये तो ऑफकोर्स शॉर्ट वॉल का ही है, देखिए ये लॉन्ग वॉल है और ये देखिए शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल का ही तो स्मॉल एच कैपिटल H माइनस स्मॉल एच पोर्शन है। तो ऑफ शॉर्ट वॉल is design such as a slab is supporting on long wall, ठीक है। अगर L अपॉन बी जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तो लॉन्ग वॉल कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगी, और स्मॉल एच पोर्शन जो है कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा। भाई इसमें नया ये है कि कैपिटल H में स्मॉल एच पोर्शन जो कि पहले कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन हो रहा था, वो अब इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि वो स्लैब जो है सपोर्ट कर रहा है लॉन्ग वॉल पे, स्लैब जो है सपोर्ट कर रहा है लॉन्ग वॉल पे, इस तरीके से डिज़ाइन होगा। समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन करने के कंडीशंस हैं इस तरीके का, हम इनकी हेल्प से हम डिज़ाइन करेंगे। अब हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन कैसे करेंगे? अब हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। डिज़ाइन of rectangular water tank। डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें क्या था, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। हम डिज़ाइन करेंगे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ टैंक जो है, कैपिटल L से मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ टैंक जो है वो 6 मीटर दी हुई है, और इसमें विड्थ ऑफ टैंक कैपिटल B से लिख देता हूँ 4 मीटर दी हुई है, और इसमें डेप्थ ऑफ वाटर आपका 3.5 मीटर दिया हुआ है। और ये कहा गया है टैंक रेस्ट ऑन ग्राउंड, टैंक जो है रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पर। तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक? फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया पूरा, अगर इस क्वेश्चन को आपने पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आपने समझ लिया तो कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी,
कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आप पूरा कवर कर सकते हो। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको और भी क्वेश्चन का आप बस प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस की। मैं 1 से 2 क्वेश्चन करा दूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आपके लिए आसानी ये कर देता हूँ, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि किन स्टेप्स के बेसिस पे हम इसे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वो स्टेप्स जो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप डिज़ाइन कर सकते हो बहुत आसानी से। तो इसमें सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ जो कि आप फॉलो करना, इन्हीं स्टेप की वजह से आप सॉल्व कर लेना बहुत आसानी से। तो पहला स्टेप हमारा पास होता है एजम्पशन टू बी टेकन। एजम्पशन मैं इसमें इन सब नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला स्टेप जो होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है एजम्पशन टू बी टेकन। एजम्पशंस टू बी टेकन। एजम्पशंस टू बी टेकन कि हम कौन कौन से एजम्पशंस हैं जो कि हम लेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है चेक L अपॉन B रेशियो। चेक L अपॉन B रेशियो। आप इन स्टेप्स को कहीं नोट डाउन कर लें, आप इनके नोट्स बना लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है डिज़ाइन कांस्टेंट। डिज़ाइन कांस्टेंट फिर आता है कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। फिर आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। निकालेंगे हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा। सेवेंथ इज टेंशन ऑन वॉल्स। हम टेंशन निकालेंगे वॉल्स, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल पर हम टेंशन निकालेंगे। टेंशन ऑन वॉल्स, ठीक। एट्थ वन कैलकुलेट कैपिटल डी। हम कैपिटल डी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाइन्थ वन आप कर लीजिए डिज़ाइन लॉन्ग वॉल। यहाँ से आप डिज़ाइन कर दीजिएगा लॉन्ग वॉल। डिज़ाइन लॉन्ग वॉल। 10th डिज़ाइन शॉर्ट वॉल। डिज़ाइन शॉर्ट वॉल। 11th सेकेंड लास्ट हम कैंटिलीवर एक्शन ऑफ बॉटम ले लेंगे। कैंटिलीवर एक्शन ऑफ बॉटम, कैंटिलीवर एक्शन ऑफ बॉटम निकाल लेंगे। एंड 12th है डिज़ाइन बेस स्लैब। डिज़ाइन लास्ट बेस स्लैब। हम लास्ट में डिज़ाइन कर देंगे बेस स्लैब को। ये सारे के सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा आसान हैं और बहुत ज़्यादा इजी हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स की हेल्प से हम वाटर टैंक को, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टेप यूज़ करते हैं एजम्पशंस टू बी टेकन। एजम्पशंस टू बी टेकन का मतलब फॉर एग्जांपल इसमें हमें ये नहीं पता कि किस ग्रेड का हमें कंक्रीट यूज़ करना है, किस ग्रेड की हमें स्टील यूज़ करनी है और कितना फ्री बोर्ड लेना है। तो वो सब हम एजम्पशन में आता है, उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो वही फर्स्ट स्टेप में आता है एजम्पशंस टू बी टेकन। तो पहला स्टेप हमारे पास है एजम्पशंस टू बी टेकन। पहला है एजम्पशंस। एजम्पशंस
तो एजम्पशंस में क्या हो जाएगा, एजम्पशंस में हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास M30 का कॉन्क्रीट है, हम एज्यूम कर लेंगे M30 का कॉन्क्रीट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी दिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कहा था डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग, L दिया हुआ था, विड्थ दिया हुआ था और डेप्थ दिया हुआ था, हमें कहीं से कहीं तक हमें कॉन्क्रीट का ग्रेड नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, M30 कॉन्क्रीट हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और Fe 415 स्टील यूज़ करेंगे, 415 स्टील बार्स यूज़ करेंगे, M30 कॉन्क्रीट यूज़ करेंगे, Fe 415 स्टील बार्स यूज़ करेंगे। और हमें दिया हुआ है कि L इज इक्वल्स टू 6 मीटर है, B इज इक्वल्स टू 4 मीटर है, एंड D डेप्थ इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर है, डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर है, ये हमें गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। देखो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक 3D फॉर्म में बना लेते हैं। तो 3D फॉर्म में रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अगर हम उसे बनाएं कुछ इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जिसमें वाटर फिल्ड है, 3.5 मीटर तक, जो कि यहाँ पर 3.5 मीटर तक वाटर फिल्ड है, ऊपर तक तो होगा नहीं, 3.5 यहाँ तक ये फिल्ड है। तो इतना थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना होता है, किसी भी हम टैंक में किसी भी चीज़ में अगर हम पानी भरते हैं तो हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है, ताकि एयर आराम से पास हो सके। तो उसी स्पेस को हम कहते हैं फ्री बोर्ड, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम कहेंगे फ्री बोर्ड, स्पेस को हम कहेंगे फ्री बोर्ड। हम इसे इसमें फ्री स्पेस भी नहीं दिया हुआ है कितना लेना है, तो हम इसे भी एज्यूम कर लेंगे। तो फ्री स्पेस हम ले लेते हैं 0.20 मीटर ले लेते हैं, मतलब कि 0.2 मीटर हम फ्री बोर्ड ले लेते हैं। कंसिडर फ्री बोर्ड इज इक्वल्स टू 0.20 मीटर। तो ये पूरी की पूरी टोटल हाइट ही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है जो है, ये पूरी की पूरी कैपिटल H ही तो है। तो कैपिटल H आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल H आपका हो जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर प्लस का फ्री बोर्ड। तो कैपिटल H आपका हो जाएगा डेप्थ प्लस का फ्री बोर्ड, जो कि आपका हो जाएगा 3.5 प्लस का 0.20, जो कि आपका हो जाएगा 3.70 मीटर। आपका कैपिटल H आ गया 3.70 मीटर, आपने निकाल लिया कैपिटल H। और आपको पता है कि आपने कैपिटल H निकाल लिया है, तो आप स्मॉल h भी निकाल लोगे। स्मॉल h क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्मॉल h आपका होता है कैपिटल H/4। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको उसमें बता रखा था कि इसमें स्मॉल h जो होता है, स्मॉल h ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है स्मॉल h, वो आपका कैपिटल H/4 होता है, या फिर आप कह सकते हैं 1/4 ऑफ कैपिटल H होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कैपिटल H/4। तो यहाँ से आपका कैपिटल H दिया हुआ 3.70 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3.70 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आएगा 0.925, ये आपका आएगा 0.925। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर स्मॉल h अगर लेस देन 1 होता है, तो हम देन वी टेक कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल्स टू 1। अगर स्मॉल h अगर 1 से छोटा होता है तो हम स्मॉल h को 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और अगर स्मॉल h 1 से छोटा होता है तो स्मॉल h को 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। और अगर स्मॉल h 1 से बड़ा होता है तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं, क्या स्मॉल h जो भी आपका आता है, अगर यहाँ पर आता 1.34 अगर आता तो हम स्मॉल h 1.34 ही लेते।
मगर यहाँ पर स्मॉल एच जो है 1 से कम आया है, 0.925 आया, तो हमें स्मॉल एच 1 ले लिया है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया गाइस पहला स्टेप। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी असम्पशन से मैं ले चुका हूँ, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकंड स्टेप, चेक एल अपॉन बी रेशियो। अब हम एल अपॉन बी रेशियो कैसे चेक करेंगे? सेकंड स्टेप है चेक एल अपॉन बी रेशियो। एल अपॉन बी रेशियो आप चेक कर लो ताकि आपको पता चल सके कि स्मॉल एच पोर्शन और कैपिटल एच माई स्मॉल एच पोर्शन किस किस तरीके से डिज़ाइन होंगे। अब हमने एल अपॉन बी रेशियो में चेक कर लेना है। एल अपॉन बी रेशियो जब आप चेक करोगे, एल लिखोगे, एल अपॉन बी इज इक्वल्स टू कैपिटल एल आपका कितना दिया हुआ है? कैपिटल एल आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6 मीटर और बी दिया हुआ है 4 मीटर। तो आप इसे लिख लोगे। तो एल आपका दिया हुआ है 6 अपॉन बी आपका दिया हुआ है 4। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.5, जो कि आपका लेस देन 2 है। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर एल अपॉन बी रेशियो लेस देन 2 है, तो यहाँ पर लेस देन 2 है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एच पोर्शन कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पोर्शन कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉल एच पोर्शन किस तरह डिज़ाइन होगा? कैंटिलीवर, और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पोर्शन कंटिन्यूस फ्रेम, कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिजाइन होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेप कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने बस ये तो निकालना था एल अपॉन बी रेशियो, हमने निकाल लिया एल अपॉन बी रेशियो, तो हमारा सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत आसानी से मैं आपको डिज़ाइन करवा दूंगा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, जो कि बुक्स में कम से कम 4-5 पेजेस का दिया होता है वो सॉल्यूशन, वो मैं आपको बहुत आसानी से सॉल्व करवा दूंगा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है? डिज़ाइन कांस्टेंट निकालना है। डिज़ाइन कांस्टेंट निकाल लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिज़ाइन कांस्टेंट का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डिज़ाइन कांस्टेंट का थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन कांस्टेंट। डिज़ाइन कांस्टेंट डिज़ाइन कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गाइस। डिज़ाइन कांस्टेंट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल क्यू का आपका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जी। ठीक है, 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। ठीक है, और आपको इसके अलग अलग फॉर्मूले अब आपको पता है। और M30 कॉन्क्रीट के लिए मैं आपको बताऊं, M30 कॉन्क्रीट के लिए सिग्मा सी बी सी को हम एज्यूम करते हैं फॉर M30 कॉन्क्रीट। ये सिग्मा सी बी सी अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू देता है। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर M30 के लिए यूज़ हुआ है, ये मैं आपको M30 का बता देता हूँ। M30 के लिए, फॉर M30 आपका सिग्मा सी बी सी आपका होता है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सी बी सी कितना होता है? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M30 कॉन्क्रीट के लिए ये इतना ही होता है। सिग्मा सी बी सी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और इसके आगे हम सिग्मा सी बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद हम के निकालेंगे, उसके बाद हम जे निकालेंगे। सिग्मा सी बी सी हमारा पास आ गया। के का अपना फॉर्मूला होता है और जे का अलग फॉर्मूला होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हमें के और जे और निकालना है। तो के का अलग फॉर्मूला होता है। के को आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? के इज इक्वल्स टू आपके लिख फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ये आपका के निकालने का फॉर्मूला होता है। अभी हमारा ये था, अभी हमने सिग्मा सी बी सी निकाल लिया है, 1/2 है सिग्मा सी बी सी। अब के और जे निकालना है। के आपका निकल जाएगा एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। एम हमारे पास इसे कहते हैं मॉड्यूलर रेशियो। एम को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलर रेशियो। एम को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलर रेशियो। तो m हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो M30 के लिए अलग अलग तरीके से निकल सकता है। M30 के लिए आपका है
एम इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा सी बी सी। 280/3 सिग्मा सी बी सी अलग अपना फॉर्मूला होता है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एम इज इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी मैंने पीछे बताया था, सिग्मा सी बी सी M30 के लिए 10 होता है, इसे हम लिख देंगे। सिग्मा सी बी सी यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ये आपका डिवाइड होगा 28 डिवाइडेड बाय 3, 28 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका हो जाएगा 9.333 आ रहा है। तो हम m ले लेंगे 9.33। m आपका आ गया, आपका m आ गया, सिग्मा c आ गया। सिग्मा एस टी मैं आपको बता दूं, सिग्मा एस टी फॉर M30 मैं आपको लिख दूं, फॉर M30 सिग्मा एस टी होता है 130। सिग्मा एस टी कितना होता है 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, M30 सिग्मा M30 के लिए इतना ही होता है, IS कोड की वैल्यूज हैं ये। M30 के लिए सिग्मा एस टी 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब आप K निकाल सकते हो, तो K आप निकाल सकते हो। M जो आपका है 9.33 इंटू सिग्मा सी बी सी आया था 10/m, m कितना 9.33 इंटू सिग्मा सी बी सी आया था 10 प्लस का सिग्मा एस टी आया था आपका 130। सिग्मा एस टी आया था आपका 130, तो 130 आपका आया था। आप इसे सॉल्व कर लोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आएगा 9.33 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9.33 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 130, ये आपका आ गया 0.4178। तो हम ले लेंगे 0.418। तो के की वैल्यू आ गई आपकी 0.418, के की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब क्या बचा, के की वैल्यू भी आ गई। अब क्या है 1/2 सिग्मा सी बी सी, के हमारे पास आ गया। हमारे पास जे, अब हमारे पास जे बचा। जे कैसे निकालेंगे, जे का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इन सब चीज़ों का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जे का भी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जे का फॉर्मूला होता है 1 - k/3। तो हम इसे निकाल सकते हैं 1 - k 0.418/3, जो कि आ जाएगा j इज इक्वल्स टू 0.861। तो अब हम यहाँ से q निकाल सकते हैं, डिज़ाइन कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। तो q हमारे पास क्या कहाँ से आ गया, q इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। तो q इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी कितना था 10 इंटू के हमने यहाँ से निकाल लिया था, के आया था 0.418 इंटू जे आया था 0.861। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 1.80। मैंने अभी भी सॉल्व करके रख लिया है 1.80 आपको मिल जाएगा। हमारे पास Q आ गया, सिंपल। आपको डिज़ाइन कांस्टेंट ही तो निकालना था, आपने डिज़ाइन कांस्टेंट निकाल लिया आराम से। 3 स्टेप्स पूरे हो गए, कुछ नहीं था। आपको तीन स्टेप पूरे फॉर्मूला पे डिपेंड है। डिज़ाइन कांस्टेंट भी आ गया। अब हमें आता है, अब हमें निकालना है कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन कौन सा है, 3 स्टेप्स हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप है, मुझे टाइम लग रहा है आप लोगों को समझाने में, मगर आप जब अपने आप करने बैठोगे तो ये मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 10 से 12 मिनट तक का क्वेश्चन है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो, वरना तो 10 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे। 1.80। तो स्टेप 4 आपका है कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन मतलब कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन का मतलब ये है कि अभी हमने जो ये निकाला था, एजम्पशन लिया था कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन में, ये लिया था कि हमने कहा था ये चीज़, सेम चीज़ कि स्मॉल एच कैंटिलीवर की तरह कैंटिलीवर डिज़ाइन होगा, कैपिटल एच में स्मॉल एच पोर्शन कंटिन्यूस फ्रेम की तरह डिज़ाइन होगा। हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं,
डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसे डिज़ाइन अभी देखिए हम इसे यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन इन दोनों को डिज़ाइन करना है, कैंटिलीवर को भी डिज़ाइन करना है और कंटिन्यूस फ्रेम को भी डिज़ाइन करना है। तो देखिए हम कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन को पहले डिज़ाइन कर लेंगे 4th पार्टनर स्टेप में, और कैंटिलीवर एक्शन 11th स्टेप में देखिए डिज़ाइन हो जाएगा। दोनों स्टेप डिज़ाइन हो जाएंगे, बस सब चीज़ डिज़ाइन करनी है आपको। तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन का मतलब होता है कि वाटर प्रेशर, मतलब कि वाटर प्रेशर जो पड़ रहा है बाय द वाटर ऑन द वॉल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर से जो पानी आ रहा है, ऊपर से जो पानी आ रहा है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन वाटर प्रेशर एट डेप्थ h माइनस एच डेप्थ ये है कि यहाँ पर जो इस पानी का यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है इस वाटर का, ये सरफेस है इस वाटर, इसमें जो एच माइनस एच पोर्शन में जो है वाटर है, तो इसका जो प्रेशर पड़ रहा है P जैसे हम कहेंगे, तो वो निकालेंगे हम। तो वही तो है कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन, ये एक्शन ही तो कर रहा है इस सरफेस पे, तो हम इसे ही निकालेंगे। कितना प्रेशर है इसका, इधर का जो प्रेशर है वो कितना है, तो हम उसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन आपका P जो कर रहा है, तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन का फॉर्मूला आपका सिंपल है, इज इक्वल्स टू गामा ओमेगा कितने पे, जिससे कितनी हाइट पर हो रहा है, h माइनस एच पर है। अब वैसे भी कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जो होता है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जो होता है आपका h माइनस एच पोर्शन पर होता है, तो सिंपल आपका गामा ओमेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बस कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन आपको इसी फॉर्मूले से निकाल देना है। ओमेगा गामा ओमेगा तो आपको पता ही है, हमेशा 10 लेते हैं, हमेशा, या फिर इसके आसपास ही ले लेते हैं अगर वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। मगर क्वेश्चन में वैल्यू अगर नहीं दी होगी तो आपको गामा ओमेगा आपको 10 ले लेना है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। P इज इक्वल्स टू गामा ओमेगा आपके पास हो गया 10, कैपिटल एच आपको पता था 3.70 पता है आपको, देखिए कैपिटल एच 3.70, स्मॉल एच आपको पता है 1, आपको दोनों चीज़ें पता है। तो कैपिटल एच आपका हो गया 3.7 माइनस स्मॉल एच आपका हो गया 1, तो P आपका हो गया 10 और 3.7 माइनस 1 कितना हो गया 2.7, जो कि आप कह सकते हो P इज इक्वल्स टू 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका P आ गया 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन हो रहा है, मतलब जितना प्रेशर पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे के हिसाब से यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन हो रहा है। 4 स्टेप, ये 4th स्टेप है। 4th स्टेप कंप्लीटेड, 4th स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो होगा, अब हम जो सॉल्व करेंगे 5th स्टेप पर आएंगे। 4th स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में अजम्पशन, सेकंड स्टेप में L/B रेशियो, थर्ड स्टेप में डिज़ाइन कांस्टेंट आपको निकालना था, 4th स्टेप में कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन आपने निकाल लिया। अब हमारे पास 5th स्टेप है। 5th स्टेप हमारा क्या था, हमारे पास 4th स्टेप भी हो गया, हमारे पास 5th स्टेप था फिक्स्ड एंड मूवमेंट। हमें क्या निकालना था, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने थे। तो 6th स्टेप हमारे पास है, सॉरी 5th स्टेप हमारे पास है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट। हम क्या निकालेंगे 5th में, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल लेंगे। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए इसका मतलब क्या है, देखिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने का मतलब, फिक्स्ड एंड मूवमेंट किसे कहते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट कहते उसे हैं कि हम मूवमेंट निकालें फिक्स्ड एंड्स पर। नहीं आई बात समझ में, मतलब कहने का ये है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक अगर मैं बना दूं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक अगर आपका ये है, तो इसकी जो एंड्स होंगी ये फिक्स्ड ही तो होंगी भाई, वाटर टैंक है ऑफ कोर्स फिक्स्ड होंगी, ये फिक्स्ड ही तो होंगी। इस पे मोमेंट्स कैलकुलेट करना, इस पे मोमेंट कैलकुलेट करना, उसे ही हम कहते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, सिंपल। तो इसे हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ये टॉप व्यू है, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत ऊपर से देख रहे हैं वाटर टैंक को, ऊपर से, ये समझ लीजिए जैसे एरोप्लेन से देख रहे हैं वाटर टैंक को, तो उसकी सिर्फ छत दिखेगी ना, तो वही वाला प्लान है ये, ए बी सी और ये आपका डी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको पता था 6 मीटर है, ये तो आपको पता है 6 मीटर है, और ये आपको पता है 4 मीटर है, ये भी आपको पता है 6 मीटर है, ये भी आपको पता है 4 मीटर है। देखिए चारों एंड्स पे निकालना बेवकूफ़ी है। क्यों चारों एंड्स पे निकालना, क्यों बेवकूफ़ी है,
क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी सेम रहेंगे, ये पे यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम रहेंगे। तो क्यों ना हम इस पे निकाल लें और इस पे निकाल लें। इसकी इस स्पैन की वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल लें और इस स्पैन की वजह से निकाल लें, तो इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए मोमेंट हम कैसे लिखते हैं, एम एफ हम लिखते हैं ए बी, एम एफ ए बी। एम एफ ए बी का मतलब समझते हैं, एम एफ ए बी का मतलब क्या हो गया, एम एफ ए बी का मतलब गाइस ये हो गया कि मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी। यहाँ पे लिख देता हूँ मोमेंट ऑन ए। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए के ऊपर है बी के ऊपर है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक क्लियर है। मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, ये क्वेश्चन है हमारा, साइड में रख देते हैं। मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक होगी नहीं। फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, सबसे पहले मोमेंट ऑन ए मतलब मैं इसकी वजह इसके ऊपर मोमेंट निकालूंगा यहाँ इसकी स्पैन पे, फिर इसके ऊपर मोमेंट निकालूंगा डी की वजह से, मतलब ए पे पहले बी की वजह से निकालूंगा फिर डी की वजह से निकालूंगा। जब बी की वजह से निकालूंगा तो लॉन्ग स्पैन कवर हो जाएगी, जब डी की वजह से निकालूंगा तो शॉर्ट स्पैन कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बी की वजह से निकालते हैं। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू, देखिए ऑन ए ड्यू टू बी, जब ऑन ए ड्यू टू बी जब होगा तो देखिए ये इस तरीके का बनाएगा जो कि आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऑन ए ड्यू टू बी तो बी की तरफ ही तो जाएगा यार, इस तरफ तो जाएगा नहीं, बी की तरफ जाएगा। ऑन ए ड्यू टू बी तो इस तरीके से आएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा माइनस का ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12, ये आपने पहले पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला है ये, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12। नेगेटिव और पॉजिटिव जब आएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आ जाएगा, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एम एफ ए बी आप निकाल लो, एम एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा, ओमेगा कितना आया था, ओमेगा आप वही लोगे जो आपका कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन में प्रेशर आया है। आपका कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन में आपका पी जो आया है यही आपका ओमेगा है, यही आपका ओमेगा है। आप इसे ही ओमेगा की फॉर्म में यूज़ करोगे क्योंकि वो लोड है, पानी का लोड है जो कि सरफेस पे पड़ रहा है। तो माइनस का ओमेगा, ओमेगा इज 27, एल लेंथ कितनी है इसकी ए बी की 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, जो कि आपका आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 81, इज इक्वल्स टू 81, जो कि आपका आएगा माइनस का 81 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट है किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट आपका आ गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब हम ऐसे निकालेंगे, सॉरी इसे निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू डी, फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू डी, ऑन ए जो पहले आता है उस पे लग पड़ता है और जो बाद में आता है उसकी वजह से होता है मोमेंट, ऑन ए ड्यू टू डी। तो ऑन ए ड्यू टू डी आपका ऑन ए ड्यू टू डी, जब ऑन ए ड्यू टू डी होगा तो इस तरीके से होगा, तो कि आपका पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, और तो ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। वही फॉर्मूला होगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू ओमेगा इज 27, एल इज 6 का स्क्वायर, ओ सॉरी एल इज शॉर्ट स्पैन 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 36 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए मोमेंट कुछ भी नहीं है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम इसे नेगेटिव ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम इसे नेगेटिव ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 स्टेप हो चुके हैं। अब देखिए 6th स्टेप क्या है। 6th स्टेप आपका है 5th स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। 6th स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की एक टेबल बना लीजिए आप,
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की एक टेबल बना लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की आपने एक टेबल बना लेनी है। टेबल कैसे बनेगी? टेबल बनेगी इस तरीके से, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनानी है। ये आपका है जॉइंट, ये आपका है मेंबर, ये आपका है स्टिफनेस जो कि आप के से शो करते हो, ये आपका है समीशन ऑफ के, और यहाँ पर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो कि आपका होता है के अपॉन समीशन ऑफ के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देख लीजिए, के अपॉन समीशन ऑफ के स्टिफनेस, ये पूरा कंप्लीट। अब देखिए जॉइंट, सबसे पहले हम जॉइंट कौन सा लेंगे? कोई भी एक जॉइंट आप ले लो। तो अभी हमने किसके ए पे निकाला है, बी की वजह से निकाला है, डी की वजह से निकाला है, तो बीच में पॉइंट क्या आ रहा है? ए। तो हम जॉइंट हम कौन सा ले लेंगे? यहाँ पर ए जॉइंट ले लेंगे। कि हम सिंपल है, मेंबर क्या है? मेंबर एक ए बी है और एक ए डी है, मेंबर लिख लेंगे। ए से जुड़े हुए जितने मेंबर है, अगर ए सी भी अगर जुड़ा अगर कनेक्ट होता तो हम ए सी भी लेते, ए बी ए डी और ए सी। अभी सिर्फ ए से जुड़ा हुआ ए बी और ए डी है, ए बी और डी पॉइंट है, तो हम ले लेंगे ए बी और एक क्या ले लेंगे? ए डी ले लेंगे। क्लियर है? स्टिफनेस आपको पता है, स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टिफनेस आपका फॉर्मूला होता है 4EI अपॉन एल। आपको पता है, आपको पता है कि के का फॉर्मूला जो होता है आपका होता है 4EI अपॉन में एल। हमने स्ट्रक्चर में पहले पढ़ा था, याद है ना? तो आपका हो जाएगा 4AB का हो जाएगा 4EI अपॉन में एल इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4EI अपॉन में एल। ए बी की डिस्टेंस कितनी है? 6, ए बी की है 6, तो ये आपका हो जाएगा 0.67 EI। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर ए डी का क्या हो जाएगा? 4EI अपॉन में एल। 4EI अपॉन में एल मतलब 4EI अपॉन में 4, जो कि आपका हो जाएगा EI। अब हम करेंगे सॉरी, अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। समीशन ऑफ के का मतलब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 0.67 EI प्लस का EI 1.67 EI, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अपॉन समीशन ऑफ के इसका क्या था? 0.67 EI अपॉन समीशन ऑफ EI 1.67 EI। तो EI से EI कट गया, तो ये आपका आ गया 0.4, और इसी तरीके से इसका हो जाएगा EI अपॉन 1.67 EI जो कि आपका आएगा 0.6। यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आया? नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसी तरीके से निकालेंगे हम। 4EI अपॉन में एल कर दिया, देख लीजिए 4EI अपॉन में एल कर दिया, तो 4EI अपॉन में एल 6 होता है, 4/6 0.67 EI हो गया। तो 4EI अपॉन में एल इज़ 4, 4 से 4 कट गया, EI बचा। इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, और के अपॉन समीशन ऑफ के 0.4 आ गया, और यहाँ पर 0.6 आ गया। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपके निकल चुके हैं। एक ए बी का निकला 0.4, ए डी का निकला 0.6। अब आप इसे क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका ए बीच में है और इधर बी है और इधर आपका डी है, तो आपको ए को बीच में लिखना है। एक बी या तो इधर लिख लो या इधर लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। मैं बी यहाँ पे लिख देता हूँ और डी बचा वो इधर लिख लेता हूँ। मतलब कि ये जो 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर लिखना है लाइन में, और जो बीच का पॉइंट हो दोनों के, तो उसे बीच में लिख देना है, और इन तीनों के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखो, अब देखो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताऊँ। अब देखो सिंपल सी बात है, ए बी, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो ए बी से रिलेटेड होगा, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो ए डी से रिलेटेड होगा। तो ए बी से रिलेटेड क्या है? 0.4, तो हम लिख देंगे 0.4 लिख देंगे। ठीक है, ए डी क्या दे रहा है? 0.6, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0.6 लिख देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
है नहीं। और देखो यहाँ पर इनके नीचे क्या रखेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या लिखेंगे, ए बी का फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है, -81 है। देखो ए बी का फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है, -81, तो ए बी यहाँ पर लिख देंगे -81। और ए डी का क्या है, ए डी का है 36, यहाँ पर लिख देंगे 36। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे भी नहीं करना, सब बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आप इसे इन्हें माइनस करो। देखो अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो 36 + 81 हो जाता, मगर यहाँ पर ए बी का जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो नेगेटिव है, तो इसमें हो जाएगा 36 माइनस का 81 हो जाएगा, जो कि आपका आएगा -45। -45 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने से आपका क्या आ गया, -45 -45 आ गया। अब ये -45 पहले 0.4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, फिर 0.6 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, अलग अलग उस पर। जैसे इन दोनों को सॉल्व करके -45 आया, अब इसे -45 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.4, पहले से -45 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4, तो ये आपका आएगा -18। साइन अपोजिट करके लिखना है, -18 आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18। अब क्या करेंगे, आप करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे +27। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों आप क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगी लाइन, एक ड्रॉ कर लो आप। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 27 + का 18, 27 + का 18 कितना आ रहा है, 27 + का 18 आपका कितना आ रहा है, 45। ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी रीडिंग आएगी और यहाँ पर क्या रीडिंग आएगी, इसे हम जब तक करेंगे जब तक यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम नहीं आ जाती। अब यहाँ पर इसे आप क्या करो, ऐड कर लो, तो 18 -81 + का 18 दोनों को ऐड करो, -81 + का 18, ये आपका क्या है, -63 आ गया, तो यहाँ पर आएगा -63। तो इसे ऐड कर लो, 36 + का 27, 36 + का 27, यहाँ पर क्या आ गया, 63, तो यहाँ पर आ गया 63, 63 + -63 0 बचेगा, तो आप यहाँ पर ख़त्म कर दोगे। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये आपकी आई हैं मोमेंट सपोर्ट पर, मोमेंट एट सपोर्ट। ये कौन सी आई हैं, मोमेंट एट सपोर्ट, मोमेंट एट सपोर्ट, मोमेंट एट सपोर्ट। ये अभी 6th स्टेप चल रहा है, मोमेंट एट सपोर्ट पे ये आ गई। कुछ भी नहीं करना है, मैंने सब कुछ समझा दिया है। ए बी पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे लिख देना है 0.4, और ए डी का लिख देना 0.6, और यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख देना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख देना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बहुत आसान तरीके से आपको लिख कर बता दे रहा हूँ, जो कि आसान तरीके से आप लिख सकते हो कि इस तरीके से लिखना है कि जैसे एक मैंने रफ पेज ले लिया कि ए पर ये है और बी यहाँ पर है और आपका डी यहाँ पर है, तो आपका ए यहाँ पर, डी यहाँ पर, ये लाइंस आप ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर एक ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे जो लिखोगे, यहाँ पे जो आप लिखोगे वो लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, और यहाँ पे जो आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए डी, ठीक है। यहाँ पे जो आप लिखोगे फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ए बी, यहाँ पे जो आप लिखोगे फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ए डी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसे यहाँ पर लिख दोगे, मतलब इसे यहाँ पर लिख दो x, जो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा वो यहाँ पर आएगा x। तो जब आप x को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी में, यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, x जब मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए डी में, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, उसे यहाँ पर लिख दोगे, ये इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो ये जो है मोमेंट है सपोर्ट पर। क्लियर है, देख लो ये इसका रॉ वो क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट एट सपोर्ट आ गया। अब हमारे पास आ गया मोमेंट एट सपोर्ट।
मोमेंट एट सपोर्ट, मोमेंट एट सपोर्ट, मोमेंट एट सपोर्ट क्या आ गया 63 किलो न्यूटन मीटर, 63 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे निकालनी है। बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालनी है, सेंटर पे निकालनी है। सबसे पहले सेंटर पे मोमेंट एट सपोर्ट आपके समझ में आ गया। अब निकालना बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे लॉन्ग स्पैन के और सेंटर पे शॉर्ट स्पैन के। अब बेंडिंग मोमेंट अब आप लिख लो, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ लॉन्ग स्पैन, लॉन्ग स्पैन, उसका लॉन्ग स्पैन कौन सा है आपका, लॉन्ग स्पैन की बात करें तो ए बी इज़ द लॉन्ग स्पैन, तो ए बी लॉन्ग स्पैन ए बी, जो कि आपका हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 माइनस का मोमेंट एट ए। ठीक है, ये आपका एक रॉ फॉर्मूला है, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 माइनस का एम ए। तो कैसे आएगा, ओमेगा आपका है 27 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस का एम ए, एम ए इज मोमेंट एट ए, मतलब कि मोमेंट एट सपोर्ट इज 63। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 58.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट लॉन्ग स्पैन हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ लॉन्ग स्पैन, ऐसी बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट स्पैन क्या था, एडी था। ठीक है बेटा, शॉर्ट स्पैन क्या था, एडी था। तो एडी पे वही फॉर्मूला लगेगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 माइनस का एम किस पे लगेगा, एडी है तो आपका डी पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वही चीज़ है 27 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन में 8, क्योंकि शॉर्ट स्पैन की लेंथ 4 है, माइनस का एम डी, मोमेंट एट डी। तो देखो यार, मोमेंट एट सपोर्ट जब 63 है, तो मोमेंट एट सपोर्ट जब 63 है तो ए बी सी डी भी तो सपोर्ट्स ही हैं, तो वो आपका हो जाएगा 63। तो वो आपका हो जाएगा 63। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने कर लिया, तो ये आपका आएगा माइनस का 9 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, बस ये और यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। हम चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम कैसा बना सकते हैं, डायग्राम इस तरीके का बना सकते हैं, डिफ्लेक्शन डायग्राम बना सकते हैं। डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसा कि यहाँ पर एक ये लॉन्ग स्पैन है, ठीक है, लॉन्ग स्पैन पे हमने बना दिया। ठीक है, डिफ्लेक्शन कह सकते हो, अभी डिफ्लेक्शन दिखाना है। लॉन्ग स्पैन एक ये दिखा दिया, ठीक है, शॉर्ट पहले लॉन्ग स्पैन स्ट्रेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा, शॉर्ट स्पैन हमने स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, पहले हमने लॉन्ग स्पैन स्ट्रेट कर लिया, फिर हमने शॉर्ट स्पैन स्ट्रेट कर लिया। अब सबसे पहले डिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा अगर यहाँ पर होगा तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर जो होगा डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर होगा डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये आपका जो आ रहा है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और ये जो है जो आपके सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर तो 63 आएगा, यहाँ पर भी 63, आपका 63 और ये आपका 63 आएगा, ये सब 63 आएगा। अब बात आती है, अब सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब यहाँ पर ये से कहते हैं सेंटर। ये हैं आपके जितने भी 63 हैं, ये आपके जो हैं सपोर्ट हैं। सेंटर कहाँ है, सेंटर पे आएगा 58.5। ठीक है, 58.5, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ये है, उसका सेंटर ये है, तो ये आएगा 58.5। ठीक है, लॉन्ग स्पैन ये है, इसका सेंटर ये है, तो ये आएगा 58.5। ठीक है, शॉर्ट स्पैन ये है, इसका सेंटर ये है, तो यहाँ पर आएगा आपका 9। शॉर्ट स्पैन ये है, इसका सेंटर ये है, यहाँ आपका आएगा 9। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख लो। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम स्टेप कितने हो गए हमारे पास, स्टेप 6 हो गया हमारे पास, स्टेप 6 हमारा सॉल्व हो गया। अब स्टेप 7 हमारे पास सॉल्व हो चुका है।
अब हमारे पास स्टेप 7 आता है टेंशन ऑन वॉल। टेंशन निकालनी है आपको वॉल पर, टेंशन निकालनी है आपको वॉल पर, मतलब टेंशन निकालनी है वॉल पर। हम स्टेप 7 टेंशन ऑन वॉल्स, टेंशन ऑन वॉल्स। तो टेंशन ऑन वॉल्स पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन ऑन लॉन्ग वॉल। सबसे पहले टेंशन ले लेंगे हम लॉन्ग वॉल पर, फिर हम टेंशन निकालेंगे शॉर्ट वॉल पर। टेंशन ऑन लॉन्ग वॉल और टेंशन ऑन शॉर्ट वॉल। इसमें एक बात ये है कि जब हम टेंशन निकालेंगे लॉन्ग वॉल पर तो स्पैन हम जो है शॉर्ट लेंगे। मतलब कहने का ये है, लॉन्ग वॉल का जो फॉर्मूला होता है पहले आप ये जान लो, ओमेगा एल बाई 2 होता है, और शॉर्ट वॉल का टेंशन का फॉर्मूला जो होता है ओमेगा एल बाई 2 होता है। यहाँ तक ठीक है। ये आपका 27 इंटू लेंथ बाई 2, और यहाँ पर भी 27 इंटू लेंथ बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो लॉन्ग वॉल में जो लेंथ लेंगे वो शॉर्ट वॉल की लेंगे, और शॉर्ट वॉल में जो लेंथ लेंगे वो लॉन्ग वॉल की लेंगे। ठीक है, लॉन्ग वॉल में जो लेंथ लेंगे वो शॉर्ट वॉल की लेंगे। लॉन्ग वॉल में जो लेंथ ली हमने शॉर्ट वॉल की ली, शॉर्ट वॉल की कितनी है 4 और लॉन्ग वॉल की कितनी है 6। ठीक है, लॉन्ग वॉल की इतनी 6, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 54 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये आपका आ जाएगा 81 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका टेंशन ऑन वॉल आ गया 7th। ये आपका 7th स्टेप था। 7th स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 7th स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, टेंशन निकल चुकी है वॉल की। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्थ, या फिर आप कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ टोटल डी, कैपिटल डी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी 7th, और ये आपका 8th स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी। 8th स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी। आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, आपको पता है आपको डी निकालना है। अब आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है m, आपको 8th पर डी निकालना है। मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल डी निकालना है। ठीक है, कैपिटल डी निकालना है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू क्यू बी डी स्क्वायर होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है m इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा पहले, m इज इक्वल्स टू क्यू बी डी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर b को जो एज्यूम कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं 1 मीटर, जो कि होता है 1000 mm के बराबर होता है। b को एज्यूम कर लेते हैं हमेशा 1000 mm इसी से एज्यूम करते हैं। मोमेंट, आपका मोमेंट कौन सा होगा, मोमेंट आपका होगा सपोर्ट वाला। मोमेंट कौन सा होगा, सपोर्ट वाला, ms लिख देता हूँ मैं। मोमेंट एट सपोर्ट जो होगा, जो कि आपका 63 आपका क्या है, किलो न्यूटन मीटर। तो इसे न्यूटन mm में हमें लिखना हो तो हमें कैसे लिखेंगे, 63 इंटू किलो आएगा 30 देगा, m जो है मीटर में होने के लिए 3 0 देगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 6, 63 10 की पावर 6। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आपको पहले निकाल चुके हो। आप क्यू कैसे निकाल चुके हो मैं बताता हूँ। आपने क्यू मतलब कि डिज़ाइन कांस्टेंट, आपने क्यू थर्ड स्टेप में आपने क्यू जो निकाला था 1.80 आपने निकाल लिया था। तो आपको लिखना है 1.80, और बी आपको लिखना है 1000, और आपको डी जो लिखना है वो डी स्क्वायर लिखना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आप इसे सॉल्व कर लेना, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डी इज इक्वल्स टू आपका अप्रॉक्सीमेटली 250 आएगा, 250 mm आएगा। अब हमारे पास अब डी इज इक्वल 250 है तो स्मॉल डी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। ठीक है, स्मॉल डी, ये आपको पता हो या नहीं पता हो मैं आपको बताऊँ। स्मॉल डी और कैपिटल डी का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बना लो उनका, और यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट है। ठीक है, और ये रेनफोर्समेंट की सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आपका है स्मॉल डी, ये वाला। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्पैन जो ले लेते हैं हम पूरा, तो वो आपका हो जाता है कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब उसमें क्लियर कवर शामिल हो गया। तो आपका कैपिटल डी जो आता है आपका, वो आपका होता है स्मॉल डी प्लस का क्लियर कवर। क्लियर कवर हम तकरीबन एज्यूम कर लेते हैं 50 mm। क्लियर कवर हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर कवर हम एज्यूम कर लेते हैं 50 mm एज्यूम कर लेते हैं। तो 250 mm प्लस 50 mm, तो डी आपका हो गया 300 mm।
डी आपका कैलकुलेट हो चुका है, कैपिटल डी आपका क्या आपने स्मॉल डी निकाल लिया, उसमें क्लियर कवर ऐड कर लिया, तो आपका आ गया कितना आ गया 300 mm आपका आ गया। ठीक है, 8th स्टेप था ये, 8th स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, 8th स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारे पास 9th स्टेप है, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। अब हमें क्या करना है, 9th स्टेप में डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें करना है डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल का मतलब कैसे डिज़ाइन करेंगे, बहुत आसान है डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, भी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं आएगी। डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, तो अब हमें लिख देंगे यहाँ पर 9th स्टेप, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। तो डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल हमें डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें लेना होगा। हमें डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल जब हम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है यार, कोई भी अगर आप वॉल अगर टैंक में अगर डिज़ाइन करोगे तो उसमें आपको रेनफोर्समेंट देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना, रेनफोर्समेंट हमें पहले सपोर्ट पे देना पड़ेगा, फिर रेनफोर्समेंट हमें कहाँ पर देना पड़ेगा, सेंटर पे देना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट पहले हम सपोर्ट पर देंगे, रेनफोर्समेंट फिर हम सेंटर पर देंगे। सबसे पहले रेनफोर्समेंट हम सपोर्ट पे देते हैं, उसके बाद हम टेंशन पे देते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सपोर्ट। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सपोर्ट पे आप निकालोगे तो उस पर मोमेंट सपोर्ट पर कितना है 63, आपको पता है, पहले मैंने आपको निकलवा चुका हूँ। मोमेंट एट सपोर्ट 63 आपको निकलवाया था, 63 किलो न्यूटन मीटर। और टेंशन भी आपको मैंने निकलवाई थी सपोर्ट पर, कितनी निकलवाई थी, लॉन्ग वॉल की बात हो रही है तो टेंशन हम किस पे ले लेंगे, लॉन्ग वॉल की। कितनी आ गई 54, तो टेंशन आ गई हमारे पास 54, कितना आ गई किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये जो है हम जो कर रहे हैं, ये रेनफोर्समेंट जो हमारे पास है सपोर्ट पे जो है, तो हम सबसे पहले ये लिक्विड फेस पे निकाल लें, ये हम लिक्विड फेस पे निकालेंगे। देखो रेनफोर्समेंट में क्या करेंगे, सपोर्ट पर जो मोमेंट और टेंशन लेंगे ये लिक्विड फेस पर होगा, और जो बचा कुछ एरिया होगा वो हमारे पास रिमोट फेस पे आ जाएगा। लिक्विड फेस, ठीक है। यहाँ तक में मोमेंट आपका आ गया, टेंशन आ गया। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सपोर्ट पे हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तो हमें मॉडिफाइड मोमेंट निकालना होगा यहाँ पर। अब निकालेंगे मॉडिफाइड मोमेंट एट सपोर्ट, और ठीक है मॉडिफाइड मोमेंट एट सपोर्ट, मॉडिफाइड मोमेंट एट सपोर्ट आपका आ जाएगा m माइनस टी एक्स। ये फॉर्मूला होता है m माइनस टी एक्स, मॉडिफाइड मोमेंट एट सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है m माइनस टी एक्स, जहाँ पर x आप याद रखना, x हमेशा जो होता है वो होता है आपका तकरीबन आप कह लो d/2 माइनस का क्लियर कवर। ठीक है, याद रखना इस फॉर्मूले को, x जो होता है d/2 माइनस का क्लियर कवर। आप देख लो कैपिटल D आपने जो निकाला था, यहाँ पर कैपिटल D आपने जो निकाला था वो आपका था 300 था, तो कैपिटल D आपका था 300 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का क्लियर कवर था 50, तो 150 इज इक्वल्स टू 100 mm। तो आप ऐसे कर लो 1 2 3, तो ये आपका आएगा 0.10 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो m माइनस टी एक्स कर लो इज इक्वल्स टू m आपका कितना है 63। ठीक है, m है आपके पास 63 माइनस का t है आपका 54, और x आपका हो गया 0.10। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 57 ये आपका आएगा 57.6 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या देना है, AST फॉर मोमेंट देना, AST फॉर टेंशन। अब हमें AST देना, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील, AST हमें क्या देना, मोमेंट के लिए दे देंगे, और AST हम टेंशन के लिए दे देंगे। AST जब यार हम मोमेंट के लिए देंगे ना, तो देखो AST फॉर मोमेंट फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। AST फॉर मोमेंट हो जाएगा m/σ_st इंटू J इंटू डी। याद रखना m/σ_st इंटू J इंटू डी, डी यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, विदाउट क्लियर कवर वाला स्मॉल डी। ठीक है, m/σ_st J इंटू डी,
ठीक है, एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ये आपका ए एस टी फॉर मोमेंट आपका निकाल देगा। ठीक है, निकाल लो। एम आपका कितना है, अब मॉडिफाइड मोमेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आपका मॉडिफाइड, एम मॉडिफाइड, तो ये आपका 57.6 इंटू 10⁻6 अपॉन सिग्मा एस टी आपको याद है 130 था, आपको जे आपको पता है 0.861 था, और डी आपको पता है 300 माइनस 50, क्लियर के बाद माइनस कर देंगे 250 बचेगा, जो कि आपका आ रहा है 2058.42। मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया था 42 mm²। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैंने इसलिए ये वैल्यूज़ पहले से अभी ये भी कैलकुलेट कर ली हैं इस कैलकुलेटर से, ताकि वीडियो की लेंथ बढ़ ना जाए ज़्यादा। ठीक है, 2058.42 mm²। ठीक है, ए एस टी फॉर मोमेंट ले लिया, अब ए एस टी फॉर टेंशन ले लो। मोमेंट के लिए एरिया ऑफ स्टील ले लिया, टेंशन के लिए एरिया ऑफ स्टील ले लो। ए एस टी फॉर टेंशन, ए एस टी फॉर टेंशन आपका हो जाएगा टी अपॉन सिग्मा एस टी, टी अपॉन सिग्मा एस टी। टी कितना है भाई, टी है आपका 54 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ आ जाएगा, और सिग्मा एस टी आपको पता ही है 130 होता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा 415.38 mm²। तो ए एस टी टोटल ए एस टी कितना हो जाएगा, टोटल ए एस टी कितना हो जाएगा, टोटल ए एस टी आपका हो जाएगा ए एस टी फॉर मोमेंट प्लस ए एस टी फॉर टेंशन, इसका और इसका स्टील को आप दोनों को ऐड कर दो, आप क्या करोगे 2058.42 प्लस का 415.38, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे ये आपका आएगा 2473.80, यही था ना, हाँ 2043.80 mm²। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब प्रोवाइड करेंगे। अब हमेशा याद रखना आसानी के लिए, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि लॉन्ग वॉल में हमेशा आप देखो 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm की सरिया तो दोगे नहीं। ठीक है, लॉन्ग वॉल में आप 20 या 20 से ज़्यादा mm की सरिया दोगे। ठीक है, मतलब रेनफोर्समेंट दोगे, तो तकरीबन कम से कम 20 mm की तो रेनफोर्समेंट दोगे ना, तो ले लेते हैं उसे। तो प्रोवाइड हम लिख लेते हैं, प्रोवाइड 20 डायमीटर बार 20 mm की सरिया दे देते हैं। प्रोवाइड 20 mm डायमीटर बार, 20 mm डायमीटर बार हम ले लेंगे। और स्पेसिंग इसकी कितनी हो जाएगी भैया, स्पेसिंग आप निकाल लो ना, स्पेसिंग का फॉर्मूला हो था π/4 इंटू डायमीटर ऑफ बार का स्क्वायर, मतलब कि 20 का स्क्वायर अपॉन ए एस टी कितना है 2473.80, इसको वो कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे π/4 की वैल्यू तो 0.785 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2473.80, तो ये आपका आ रहा है 0.126 मल्टीमीटर में आ रहा है, तो mm में कर लो, 1000 मल्टीप्लाई कर लो, 126 आ रहा है, 126 mm हम ले लेंगे, 120 mm ले लेंगे, इज इक्वल्स टू हम इसे ले लेंगे 120 mm। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर, 120 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये आपकी बात आ गई पूरी लिक्विड फेज की। ठीक है, लिक्विड फेज सपोर्ट पे जो देंगे वो पूरा लिक्विड फेस होगा, और सेंटर पे जो देंगे वो पूरा रिमोट फेस होगा। ठीक है, लिक्विड फेस आपका समझ में आ गया। अब जो बचा रिमोट फेस पे हम 0.24% प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिख दो प्रोवाइड, लिख देते हैं प्रोवाइड मिनिमम AST 0.24% ऑन रिमोट फेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब लिक्विड फेस के लिए काम कर रहा था। देख लो, कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट में आप मुझे बता देना, मैं वो चीज़ आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 9th स्टेप, अब हमने सबसे पहले रेनफोर्समेंट एट सपोर्ट निकाल लिया था, अब हम निकालेंगे रेनफोर्समेंट एट सेंटर, प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सेंटर। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सेंटर, प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सेंटर, प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सेंटर।
सेंटर पे कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, एम उसका लिख दो, आप टी उसका लिख दो, और जब आप लिखोगे तो मोमेंट आपका सेंटर पे कितना था, लॉन्ग स्पैन की बात हो रही है, तो सेंटर पे आपका कितना था, वह था आपका 58.5 किलो न्यूटन मीटर, और टेंशन ऑन ये कितना था आपका, वो था 54, सेंटर की बात कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट सेंटर आपका था 54.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, और आपका ये कितना था 54 किलो न्यूटन, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, पिछले की तरह वही चीज़, मॉडिफाइड मोमेंट निकालेंगे, मॉडिफाइड मोमेंट एट सेंटर, मॉडिफाइड मोमेंट एट सेंटर, मॉडिफाइड मोमेंट एट सेंटर आपका फॉर्मूला आपको पता है, m माइनस टी एक्स, m कितना है 54.5 माइनस का t है 54, और x आपको पता है 0.10, मैंने पहले ही निकाल लिया था, आप देख लेना, जो कि d/2 माइनस का क्लियर कवर से निकला हुआ था, ये आपका आएगा 53.10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 53.10 किलो न्यूटन मीटर आपका ये आ गया। जब आपका आ गया, अब इसे निकालेंगे, ए एस टी फॉर मोमेंट निकाल लो, आप ए एस टी फॉर टेंशन निकाल लो, ए एस टी फॉर मोमेंट, ए एस टी फॉर मोमेंट, ए एस टी फॉर मोमेंट क्या हो जाएगा, एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ठीक है, एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। एम तुम्हारे पास कितना आएगा 53.10 इंटू 10⁶, सिग्मा एस टी आपका आएगा 130, जे आपका आएगा 0.861 पहले याद था, और डी आपका आएगा 250, जब आप इसे सॉल्व करोगे वो आपका आएगा 1897.61 mm², ठीक है। आपका ये आ जाएगा, ए एस टी फॉर टेंशन ले निकाल लोगे आप, ए एस टी दोनों के लिए निकालोगे ना, ए एस टी फॉर टेंशन, ए एस टी फॉर टेंशन निकालोगे टी अपॉन सिग्मा एस टी, ये आपको पता ही है, टी अपॉन सिग्मा एस टी, टी कितना है आपका 54 इंटू 10⁻3, सिग्मा एस टी आपको पता है 130, जब आप इसे सॉल्व करोगे 415.38 mm² हो जाएगा। अब आप पूछोगे टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना है, दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल ए एस टी जब आप निकालोगे, इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे, मैंने कर लिया था ऐड, टोटल ए एस टी आपका होगा 415.38 mm², कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर लो, 1897.61 प्लस का 415.38, इन दोनों को ऐड कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल ए एस टी आ गया। इसमें भी हम क्या देंगे, प्रोवाइड कर देंगे 20 mm स्पेसिंग, ठीक है, प्रोवाइड 20 mm डायमीटर बार एट द रेट, इसकी स्पेसिंग आएगी 130 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब देखो, ये हमने किस पे दिया था, लिक्विड फेज पे दिया था, प्रोवाइड करी थी, अब ये हम किस पे प्रोवाइड करेंगे, रिमोट फेज पे, ठीक है, ये हम किस पे प्रोवाइड करेंगे, रिमोट फेज पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, रिमोट फेज पर प्रोवाइड करेंगे, ये हम रिमोट फेज पर प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर अब आपका लिख लो इसे, प्रोवाइड मिनिमम ए एस टी, प्रोवाइड मिनिमम ए एस टी हम ले लेंगे 0.24% ऑन लिक्विड फेज, हमने जो लिया था हम इसे रिमोट फेज पर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल समझ में आ गया, ठीक है। 1 पॉइंट रिमोट फेज पर हमने प्रोवाइड करा था, अब हम इसे लिक्विड फेज पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हो चुकी है, हम इस पर लिख देंगे लॉन्ग वॉल डिज़ाइन, लॉन्ग वॉल कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, अब डिज़ाइन शॉर्ट वॉल हमें डिज़ाइन करने से पहले अब हमें इसमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देनी पड़ती है। इसमें छोटा सा काम ये करना पड़ता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देनी पड़ती है। हम सबसे पहले लॉन्ग वॉल को डिज़ाइन करने में रेनफोर्समेंट सपोर्ट पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट सेंटर पे प्रोवाइड करेंगे, और तीसरा काम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देंगे।
थर्ड पार्ट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देने के लिए आपको मिनिमम जो आपका पीटी मिनिमम मतलब कि मिनिमम स्टील आप कह लो 0.24% हो जाती है। जब 0.24% जब मिनिमम स्टील लेते हैं तो AST हम वन जोन के लिए निकालते हैं। AST फॉर वन जोन, AST फॉर वन जोन, एक जोन के लिए, एक जोन के लिए हम AST निकालते हैं। तो वह आपका होता है B इंटू D/2 इंटू 0.24/100, B इंटू D/2 इंटू 0.24 इंटू 100। B आपको पता ही है, B कितना है 1000 होता है, इंटू D 300/2 कितना आएगा 150 इंटू 0.24 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आएगा 360 mm²। तो इतना आ गया 360 mm² आ गया। तो इसके हिसाब से हमें स्टील देनी है 360 mm² के लिए एरिया के लिए 10 mm की स्टील से ये प्रोवाइड कर दीजिए। प्रोवाइड 10 mm डायमीटर बार एट द रेट, इसकी तकरीबन हो जाएगी 200 से 210 mm हो जाएगा सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर वो हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास पूरा लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हो चुका है। अब हम 9th स्टेप हो गया। अब हमारे पास 10th स्टेप है। 10th स्टेप है डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल 10th स्टेप है डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल। देखिए, जैसे लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हुई है वैसे ही शॉर्ट वॉल डिज़ाइन होगी। जैसे लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हुई है वैसे ही शॉर्ट वॉल डिज़ाइन होगी। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हमने करी थी वैसे ही शॉर्ट वॉल डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, प्रोवाइड रेइंफोर्समेंट एट सपोर्ट, प्रोवाइड करेंगे रेइंफोर्समेंट एट सपोर्ट। जैसे कि हमने लॉन्ग वॉल में प्रोवाइड करी थी रेइंफोर्समेंट एट सपोर्ट, एम लिया था 63, टी लिया था 654, ऐसे ही इसी तरीके से हम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एम ले लेंगे डिज़ाइन शॉर्ट वॉल के लिए, मोमेंट जो हमारे पास शॉर्ट वॉल के लिए हम लेंगे, हम तो सपोर्ट के लिए वो जो होता है 63 ले लेंगे। और टी जो है शॉर्ट वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए जो टी हमने निकाला था, जो टी हमारे पास शॉर्ट वॉल के लिए आया था वो आपका क्या आया था 81 आया था। यहाँ पर 81 ले लेंगे, यहाँ पर 81 ले लेंगे किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर किलो न्यूटन। ठीक है, टी ले लेंगे। अब यहीं पर हम मॉडिफाइड मोमेंट निकाल लेंगे, मॉडिफाइड मोमेंट निकाल लेंगे। मॉडिफाइड मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, m माइनस टी एक्स। एम ये लिखेंगे, टी यहाँ पर लिखेंगे, एक्स आपको पता ही 0.10 हो जाएगा, जो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 54.9 किलो न्यूटन मीटर आएगा। फिर AST प्रोवाइड करेंगे मोमेंट के लिए, AST फॉर मोमेंट प्रोवाइड कर देंगे। AST मोमेंट के लिए प्रोवाइड करने के लिए m/σ/ST इंटू J इंटू डी आप शो कर लोगे तो वो आपका वैल्यू दे देगा। AST फॉर वो आपका वैल्यू दे देगा, मैं आपको लिख देता हूँ 1961.94 mm²। अब AST फॉर टेंशन, AST फॉर टेंशन आपके लिए क्या हो जाएगा, AST फॉर टेंशन आपके लिए आ जाएगा T/σ/ST, T/σ/ST जो आपका दे देगा 623.0 mm²। ठीक है, आप टोटल AST ले लो, टोटल AST आप निकाल लेना। टोटल AST आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल AST आपका आ जाएगा 2584.94 mm² आ जाएगा AST। अब यहीं पर आप प्रोवाइड कर लोगे रेइंफोर्समेंट, आप लिख दो प्रोवाइड। यहाँ पर भी आप 20 mm दोगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में 20 mm देंगे, बस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में 10 mm की सरिया देनी है। 20 mm डायमीटर बार, प्रोवाइड 20 mm डायमीटर बार एट द रेट 120 mm। आपको 120 पता है कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू डायमीटर बार का स्क्वायर अपॉन में σ/ST। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, mm सेंटर टू सेंटर आपका वो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लिक्विड फेस पर आ जाएगा, लिक्विड फेस पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लिक्विड फेस पर आ जाएगा, ये आपका लिक्विड फेस पर आ जाएगा। अब आपका रिमोट फेस के लिए क्या रहेगा,
प्रोवाइड मिनिमम AST 0.24% ऑन रिमोट फेस के लिए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोवाइड एट सेंटर पे कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा है, AST जो है हमने सपोर्ट पे प्रोवाइड कर दी और उसे जो है हमने क्या करा है, हमने उस पर प्रोवाइड कर दी और हमने स्टील भी प्रोवाइड कर दी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमेशा की तरह सेकंड पॉइंट, जैसे लॉन्ग वॉल में हमने करा था, क्या था, एट सेंटर। यस, है ना, प्रोवाइड लिख लो प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट सेंटर पे अगर आपको प्रोवाइड करना है तो वही बात, आपको एम और टी लिख लो, एम लिख लो और आप टी लिख लो। मोमेंट आप सेंटर पे जो आप करोगे शॉर्ट वॉल का, जब आप देखो शॉर्ट वॉल आपकी ये थी, मोमेंट आपके सेंटर पे क्या था, 9 था, जो कि आपको शॉर्ट वॉल पे सेंटर में -9 आप था, -9 लिख लेंगे तो आपको -9 किलोन्यूटन मीटर हो गया, -9 किलोन्यूटन मीटर हो गया। और शॉर्ट वॉल पे आपका टी क्या था, डियर आपका शॉर्ट वॉल पे टी था 81। ठीक है, टी लिख लेंगे आपका 81 किलो न्यूटन। फिर वही चीज़ AST फॉर मोमेंट, AST फॉर टेंशन, AST फॉर मोमेंट, AST फॉर मोमेंट आपको क्या करना है, ओ यस, आपको AST फॉर मोमेंट निकालने से पहले आपको मॉडिफाइड भी तो करना पड़ेगा मोमेंट, है ना, आपको मोमेंट मॉडिफाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने MT लिख दिया था, मॉडिफाइड करा था मोमेंट को। आप क्या करोगे, मॉडिफाइड मोमेंट M - TX। आपको पता है M ये लिख लोगे, T लिख लोगे, X आपको पता है 0.10 आपको होने वाला है, तो आपको पता है M, और हाँ साइन के साथ लिखना है, याद रखना। M आपको -9, ये नहीं कि यहाँ पे M पॉजिटिव लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। -T आपका है ना, यहाँ पे 0.10 आपका वो हो जाएगा माइनस का 17.1 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, अब लिख लो AST फॉर मोमेंट, AST फॉर टेंशन। AST फॉर मोमेंट लिखोगे, AST फॉर मोमेंट आपको लिखना है M अपॉन, इसी फॉर्मूले से, M अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D, उसी फॉर्मूले से लिखना है, M अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D। उसी फॉर्मूले से आप जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 611.10 mm²। ठीक है, और ऐसे ही आपका AST फॉर टेंशन अगर आप लोगे, AST फॉर टेंशन अगर आप निकालोगे, अगर आप AST फॉर टेंशन निकालोगे, T अपॉन सिग्मा ST आएगा, जो भी आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 623 mm²। ओके, 623 mm² आपका एरिया आएगा। टोटल AST निकाल लेना है, जैसे लॉन्ग वॉल में करा था ऐसी शॉर्ट वॉल में करेंगे, ऐसी शॉर्ट वॉल के सपोर्ट में करा था ऐसी सेंटर पे करेंगे। टोटल AST निकाल लो, टोटल AST क्या करोगे, ऐड कर लोगे, AST टोटल AST क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 611.10 प्लस का 623 क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ये आएगा 1234 यस 1234.10 mm²। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इसमें शॉर्ट वॉल में 1234.10 है, तो इसमें आप क्या निकालोगे, आप कितना प्रोवाइड कर लो, आप मेरे हिसाब से कर लो 20 mm ज़्यादा हो जाएगा, या आप कर लो 12 mm कम हो जाएगा, 16 mm की प्रोवाइड कर दो, 16 mm की प्रोवाइड कर दो। अगर आपकी समझ में नहीं आता है ना कि आप कैसे प्रोवाइड करनी है, बार्स कैसे प्रोवाइड करनी है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया से अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये 16 mm के लिए, 16 mm इसके लिए बिल्कुल सही है। तो 16 mm क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड 16 mm डायमीटर बार, स्पेसिंग 160 mm लिख लेते हैं, एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर हम इसकी स्पेसिंग इसकी रखेंगे। बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो गया सर डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं निकालेंगे, बस लॉन्ग वॉल में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील थर्ड पॉइंट ऐड हो जाता है, इसमें नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस इतना ही रख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 11th स्टेप। हम आ गए हैं, पूरे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास क्या आ चुका है, शॉर्ट वॉल हमारे पास डिज़ाइन हो चुकी है, अब हमें बचा है कैंटिलीवर एक्शन। आपका क्या बचा है,
कैंटिलीवर एक्शन और क्या बचा आपका अब आपका बचा है कैंटिलीवर एक्शन ऑफ बॉटम और डिज़ाइन बेस स्लैब। ठीक है, डिज़ाइन बेस स्लैब करना, कैंटिलीवर एक्शन बॉटम का निकाल लेना है। अब हम स्टेप कर लेंगे इसमें। 11th स्टेप रहेगा हमारा, मतलब कि सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास रहने वाला है ये। तो 11th स्टेप मतलब कि सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा 11th स्टेप हमारे पास क्या हो जाना है, कैंटिलीवर एक्शन बॉटम पे। कैंटिलीवर एक्शन बॉटम पे यही होना है, कैंटिलीवर एक्शन ऑफ बॉटम। भाई क्यों होना है कैंटिलीवर एक्शन ऑन बॉटम हमारे पास, क्यों होना है कैंटिलीवर एक्शन ऑन बॉटम हमारे पास? इसलिए होना है क्योंकि हमने जो है उस पर निकाल लिया था कंटिन्यूस फ्रेम पे हमने, इसलिए क्योंकि हमने इस वाले पे कैंटिलीवर हमने वो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन निकाल लिया था, जो हमने पी निकाला था। इस पे हमने जो पी निकाला था जो कि 27 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था, वो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन आया था। अब हम क्या निकालेंगे, कैंटिलीवर एक्शन निकालेंगे। अब हमारे पास ये वाला डिज़ाइन हो गया था, हमें ये डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन हमारे पास कैसे निकलेगा, हमारे पास h की वैल्यू 1 है। अब देखो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन हमारे पास निकलने जो वाला है वो निकलने वाला है बेंडिंग मोमेंट एट बेस। हमें बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालनी है डियर, बेस पर निकालनी है। भाई सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जो होगा, जो आपका कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जो होगा वो इस पोर्शन में हो रहा है। ठीक है, इस पोर्शन में हो रहा है, तो ये तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट बेस हम निकाल लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट बेस हम निकाल लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बेस हमें निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बेस निकाल लो। बेंडिंग मोमेंट एट बेस। बेंडिंग मोमेंट एट बेस कैसे निकालोगे, वो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मैं बता रहा हूँ, इंटू CG। अभी समझाता हूँ सब। 1/2 मैंने सबसे अच्छा फॉर्मूला अपने लिए, सबसे आसानी मैंने ये बना रखी है। मैंने एक फॉर्मूले की फॉर्म में सब चीज़ों को सेट कर रखा है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू CG, कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, अब बेस इंटू हाइट इंटू CG आपका क्या होगा वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू CG। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 1/2, ठीक है। अब देखो बेस तुम्हारे पास क्या होगा, बेस तुम्हारे पास होगा गामा ओमेगा इंटू एच। बेस हमारे पास क्या होगा, गामा ओमेगा इंटू एच। ठीक है भाई, हमारे पास कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जो है यहाँ पर आएगा गामा ओमेगा मतलब कि इतने पानी का गामा ओमेगा इंटू एच, हाइट कितने पे निकल रहा है, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो बेस हमारे पास यहाँ पर आएगा गामा ओमेगा इंटू एच, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर एट बेस पे जो प्रेशर लगेगा गामा ओमेगा इंटू एच लगेगा, तो ये हो जाएगा गामा ओमेगा इंटू एच। तो बेस आ गया ये हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तुम्हारे पास हो जानी है। हाइट हमारे पास क्या होगी, स्मॉल एच हो जाएगी। ठीक है, हाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल एच हो जाएगी। सॉरी, कंटिन्यूस नहीं, कैंटिलीवर, नॉट कंटिन्यूस, इट्स कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर फ्रेम एक्शन हमने कंटिन्यूस तो कर लिया था, हमारा कंटिन्यूस तो हो गया था, कैंटिलीवर रह गया था ना। तो कैंटिलीवर के लिए डिज़ाइन करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ये, तो बेस का जो है गामा इंटू एच हो जाएगा, गामा ओमेगा इंटू एच इंटू हाइट तो हमारे पास क्या है, स्मॉल एच। ठीक है, स्मॉल एच। और CG कितना हो जाएगा, h/3। CG कितना हो जाएगा, h/3, ये तो पता है आपको। CG हमारे पास h/3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये क्या होगा, गामा ओमेगा इंटू एच। और याद रखना बेस प्रेशर जो होता है, प्रेशर एट बेस जो होगा, वो आपका गामा ओमेगा इंटू एच ही होगा। ठीक है, प्रेशर एट बेस। तो ये हमारे पास प्रेशर है गामा ओमेगा इंटू एच। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू गामा ओमेगा, आपको पता ही है, गामा ओमेगा 10 इंटू हाइट 3.7 इंटू स्मॉल एच 1 इंटू 1/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6.16 किलो न्यूटन
मीटर आ जाएगा, 6.16 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। कैंटिलीवर फ्रेम एक्शन आएगा 6.1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसका आप क्या निकाल लोगे, AST निकाल लोगे। AST निकाल दो। AST जो आपके पास आएगा, AST आपके पास आएगा, ये जो है इसे कर लो 6.16 इंटू 10⁻, किलो न्यूटन मीटर में है तो 10⁻6 इंटू वही चीज़ आपका सिग्मा एस टी इंटू लिख देता हूँ J इंटू स्मॉल डी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तो आपका सिग्मा एस टी 6.16 इंटू 10⁻6 अपॉन में 130 इंटू 0.861 इंटू 250, तो ये आपका आ जाएगा 220.13 mm²। ठीक है, mm² से mm² आएगा। देखो अगर ये AST मिनिमम से कम आता है, जैसे अगर ये जो AST आया है, अगर ये AST मिनिमम से ज़्यादा आता है तो ठीक है, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। अगर इफ़ मतलब कि बेंडिंग मोमेंट एट बेस, इफ़ अगर ये AST यही वाला AST जो है, इफ़ AST इज़ ग्रेटर देन AST मिनिमम देन ओके। ठीक है, अगर इफ़ ये वाला AST इज़ लेस देन AST मिनिमम तो हम क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, प्रोवाइड AST मिनिमम, प्रोवाइड AST मिनिमम 0.24%, 0.24% हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये 0.24% से कम होगा तो हम 0.24% पे प्रोवाइड कर देंगे। 0.24% से ज़्यादा होगा तो हम ये देंगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ये चेक कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो ये सही है, अगर इसकी वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होगी तो हम ये वाला प्रोवाइड कर लेंगे। कैसे हम चेक करेंगे, AST मिनिमम अगर हमें चेक करना है तो वो हमें पता है 0.24% में हम 360 हम निकाल चुके हैं। 360 हमारे पास आ गया था, हमने अभी सॉल्व करा था। 360 हमारे पास आ गया था, हमने अभी सॉल्व करा था, जो कि हमने करा था डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में करा था। 0.24% दिया था, 360 mm² आ गया था, तो या तो आ गया था आपका 360 mm²। तो देखो ये ज़्यादा है, ठीक है, AST ये कितना है, ये 220 है और ये आपका 360, ये ज़्यादा है तो हम ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे, तो बस प्रोवाइड लिख दो, प्रोवाइड 360 mm² स्टील AST on each face in vertical direction। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन पे हम प्रोवाइड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमारे पास हो गया। कैंटिलीवर फ्रेम एक्शन करना था, बेंडिंग मोमेंट एट बेस हमने निकाली 1/20 बेस इंटू हाइट, गामा ओमेगा इंटू एच, हमने उसकी AST निकाल ली, AST निकाल के हमने प्रोवाइड कर दी। हमने बस ये देख लिया ये वाली जो AST है वो AST मिनिमम AST से कम ना हो, मतलब मिनिमम AST से कम ना हो। ठीक है, मिनिमम AST जो भी है उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा हो जाए, अगर उससे कम होगी तो मिनिमम AST दे देंगे। तो हमने देखा कि 220 है, ये जो वैल्यू है 220 आई, मगर AST मिनिमम की जो हमने निकाली थी वो 360 mm² थी, ये कम है तो 360 ज़्यादा है तो हम 360 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये 360 से ज़्यादा होती है तो वही प्रोवाइड कर लेते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारे पास 11th स्टेप कंप्लीट हो गया। 11th स्टेप हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। 11th स्टेप में यही चीज़ थी, हमें डिज़ाइन करना था बस। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास फ्रेंड्स 11th स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचा है डिज़ाइन बेस स्लैब। डिज़ाइन बेस स्लैब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन बेस स्लैब हम किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से डिज़ाइन बेस स्लैब को हम डिज़ाइन कर देंगे। डिज़ाइन बेस स्लैब, डिज़ाइन बेस स्लैब, डिज़ाइन बेस स्लैब हम डिज़ाइन कर देंगे बेस स्लैब को। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि हम थिकनेस जो रखते हैं, बेस स्लैब की जो थिकनेस रखते हैं वो 200 mm रखते हैं, मतलब मिनिमम थिकनेस, स्लैब की जो मिनिमम थिकनेस हम रखते हैं वो 200 mm रखते हैं। लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। प्रोवाइड मिनिमम
अब किसी किसी बुक में 180 लेते हैं, किसी बुक में 150 लेते हैं, तो वो वेरी करता है बुक से। ठीक है, हम जो यहाँ पर मान रहे हैं वो मिनिमम प्रैक्टिकली भी 200 mm हम थिकनेस रखते हैं स्लैब की। मिनिमम हम प्रोवाइड मिनिमम 200 mm थिक स्लैब, जैसे हम टी से शो करते हैं, थिकनेस को टी से शो कर सकते हैं। ठीक है, थिक स्लैब कर सकते हैं, प्रोवाइड मिनिमम 200 mm थिक स्लैब की, 200 mm की थिक स्लैब, 200 mm की मोटाई है उसकी स्लैब की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोवाइड मिनिमम एसटी हमें कितने प्रोवाइड करना है, हमने कितना स्टील प्रोवाइड करना है, 0.24%, 0.24% ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है, ऑफ स्टील मिनिमम कम से कम 0.24% ऑफ स्टील हमें प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, 0.24% स्टील हमें प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद हम क्या सकते हैं, थिकनेस ऑफ सरफेस जोन क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ सरफेस जोन हो जाएगा T/2। सरफेस जोन कितना थिकनेस की क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ सरफेस जोन आपकी हो जाएगी T/2। सरफेस जोन भाई सरफेस है, उसकी थिकनेस कितनी आएगी, उसकी टोटल थिकनेस से आधी हो जाएगी सरफेस जोन की, तो ये हो जाएगा 200/2 इज इक्वल्स टू 100 mm। ठीक है, ये इतना हो जाएगी। अब देखो जब 100 mm हो गए, ओनली अपर सरफेस विल बी रेनफोर्समेंट। ठीक है, ओनली अपर सरफेस विल बी रेनफोर्समेंट, मतलब कहने का ये है कि सिर्फ जो है अपर सरफेस जो होगा वो रेनफोर्स हो जाएगा, सिर्फ ऊपर का जो सरफेस है वो रेनफोर्स हो जाएगा। तो हम AST प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ ऊपर वाली सरफेस के लिए, AST प्रोवाइड करेंगे ऊपर वाले सरफेस के लिए। AST इज इक्वल्स टू, आपको पता है 0.24 स्टील देनी है, तो 0.24 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B इंटू, या फिर आप लिख लो T/2, या फिर आपको पता ही है उसमें D/2 था, इसमें T/2। ठीक है, 0.24 डिवाइडेड बाई 100, हमें असल में T/2 इसलिए होता है, हम पूरी थिकनेस क्यों नहीं ले रहे हैं, ये हम इसमें आधी थिकनेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सरफेस जोन पे स्टील प्रोवाइड करेंगे। ये स्टील जो स्लैब पे जो प्रोवाइड करेंगे वो सरफेस जोन पे ही तो प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो T/2, इसमें विड्थ आपको हमेशा बताओ कितनी लेंगे, हमेशा कितनी, 1000 mm, 1 मीटर लेते हैं, mm में 1000 mm हो जाएगी। क्लियर है, तो B आपका कितना हो जाएगा डियर, 1000 इंटू T/2। T कितना है, T इसका है आपका 200/2 का वो करेंगे 100 से 100 चला गया, 1 2 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 240 mm, इज इक्वल टू 240 mm स्क्वायर आ गया। इसे प्रोवाइड कर देंगे। याद रखना स्लैब में हम 8 mm की सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, 8 mm की प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड 8 mm diameter at the rate 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, हम इतने पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे, 8 mm की सरिया प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 12th वाला, 12th स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 12th स्टेप में हम टिक लगा देंगे। तो ये हमारे पास सारे स्टेप आप देख सकते हो कि कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा, उस पर आप मेल कर सकते हो। मैं आपको एक बार करा देता हूँ रिवाइज, ताकि आपकी समझ में ज़्यादा आ जाए। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन था कि डिज़ाइन रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, हमने रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के लिए ये सब चीज़ें दी थी, ये सारे के सारे हमें स्टेप्स लेने थे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था, अबव द ग्राउंड है, हमने ये चीज़ देख ली थी। अगर L/B <2 होगा तो स्मॉल h कैंटिलीवर, कैपिटल H में स्मॉल h पोर्शन कंटिन्यूस, ये सारी चीज़ें। L अगर ज़्यादा हो गया तो ये सब चीज़ें। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो वैसे तो दोनों कंडीशन से आ सकता है, मगर जो ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, पहला हमने अजम्पशन ले लिया, M30 स्टील ले लिया, उसमें H कैपिटल H हमने निकाल लिया फ्री वोल्ट ऐड करके, ये हमने स्मॉल h निकाल लिया, L/B रेशियो चेक कर लिया, इसमें <2 है तो स्मॉल h हमारे पास क्या हो गया, कैंटिलीवर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंटिलीवर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कैंटिलीवर, इसमें ये कंटिन्यूस फ्रेम होगा। डिज़ाइन कांस्टेंट 1/2 सिग्मा C K इंटू जे, M30 के लिए सिग्मा C 10 होता है।
यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद के आपको पता है फॉर्मूला, आपको मॉड्यूलर रेशियो जे आपका फॉर्मूला आपको पता है। आपने क्यू निकाल ली, फिर आपने कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन निकाल लिया। कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन के बाद आपने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिए। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया आराम से आपको, ठीक है। उसके बाद आपने टेंशन ऑन वॉल्स निकाल लिया। टेंशन ऑन वॉल में बस ये बात ध्यान रखिएगा, जब लॉन्ग वॉल का टेंशन निकालेंगे तो शॉर्ट वॉल का स्पैन लेंथ देंगे, जब शॉर्ट वॉल का टेंशन निकालेंगे तो लॉन्ग वॉल की स्पैन लेंथ देंगे, क्योंकि टेंशन जो होगा लॉन्ग वॉल में वो शॉर्ट वॉल की वजह से ही तो होगा। इसलिए मैं बताऊँ जो इसमें क्यों ले रहे हैं हम क्रॉस लेंथ क्यों ले रहे हैं कि इसकी लेंथ इसमें इसकी लेंथ में, वो इसलिए ले रहे हैं कि लॉन्ग वॉल में जो टेंशन होगा वो शॉर्ट वॉल की वजह से होगा, तो जिसकी वजह से होगा हम उसका स्पैन लेंगे ना, तो हमने 4 ले लिया। अब शॉर्ट वॉल की में जो टेंशन होगा वो लॉन्ग वॉल की वजह से होगा, तो हम जिसकी वजह से होगा वो लेंगे, 6 ले लिया हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बात मैंने आपको वहाँ पर बताई नहीं थी, डायरेक्ट ले लिया था। तो ये चीज़ आपके पास हो गई। तो वह डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल आपने कर लिया है। आपको लॉन्ग वॉल में आप याद रखना 20 mm सरिया देंगे। पहले आप रेनफोर्समेंट सपोर्ट पे निकालेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रेनफोर्समेंट सपोर्ट पे निकालने के बाद सेंटर जब निकाल लेंगे तो आपका 20 mm देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेंटर में निकालेंगे 20 mm देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में 10 mm दे देंगे, याद रखना, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल 20 mm देंगे, बस यहाँ पर सेंटर पे 16 mm दे देंगे। अब इसी तरीके से कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन पे 16, यह आपका 360 mm स्क्वायर फेस है, ईच पे वर्टिकल डायरेक्शन में स्टील दे देंगे। बेस स्लैब में 8 mm का डायमीटर बार दे देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चैनल का नाम है आपको पता ही है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी दे दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इसकी PDF ले सकते हो। ईमेल आईडी है aliarish02@gmail.com, ठीक। आरिश मेरा नाम है, ओके, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि वो आप क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे मेल करो। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मुझे आप मेल करो। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको डिज़ाइन करना है वाटर टैंक, वो लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ आपको, यहीं पर लिख देता हूँ, डिज़ाइन अ वाटर टैंक। यहाँ पर ये आपका पूरा कंटेंट है। आपको करना ये है कि डिज़ाइन करना है वाटर टैंक जिसकी लेंथ आपको है, डिज़ाइन वाटर टैंक, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिज़ाइन वाटर टैंक आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से है जिसकी लेंथ है 7.5 मीटर और जिसकी विड्थ है 7.5 मीटर, मतलब ये स्क्वायर वाटर टैंक है, ठीक है। विड्थ और डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ जो है डियर वो है 2.65 मीटर और वो M30 Fe415 यूज़ कर रहा है। और आपको दिया हुआ है सिग्मा एस टी दिया हुआ है 150 और सिग्मा CBC दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा CBC दिया हुआ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आपको ये डिज़ाइन करना है वाटर टैंक। अरे तो वाटर टैंक अगर स्क्वायर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आपने रेक्टेंगुलर डिज़ाइन कर लिया तो स्क्वायर में क्या है, बस लेंथ ही तो सेम रहेगी और बाकी सब तो सेम रहेगा। और बल्कि स्क्वायर में आपको आसानी है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का कोई मतलब नहीं बनता है, या बस एक वॉल आप डिज़ाइन कर लो, क्योंकि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों बराबर होंगे, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके मुझे मेल करोगे इस पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।